नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 2 अगस्त से सुनवाई शुरू की है। इसके बाद से ही संविधान सभा के सदस्य के रूप में शेख अब्दुल्ला की भूमिका बहस का हिस्सा बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के CJI मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन जम्मू कश्मीर रियासत के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के एक बयान का हवाला दिया और उनकी दूरदर्शिता की भी प्रशंसा की है। CJI के इस बयान पर जम्मू कश्मीर में अब एक तरह से सियासत भी शुरू हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां इस CJI के इस बयान का वेलकम कर रही है और शेख अब्दुल्ला की शख्सियत पर एक तरह से उमर अब्दुल्ला का बयान आया, तो वहीं पर PDP और BJP भी उनका भी रिएक्शन इस पर आया है। आज इसी को हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। JKLH प्राइम टाइम में इसे समझेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में लगातार और हर रोज डेली बेसिस पे 370 पर सुनवाई चल रही है। लगातार इस पर सुनवाई हो रही है और जब से ही सुनवाई शुरू हुई है तो जम्मू कश्मीर में 370 पर सियासत तो हो ही रही थी, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट में CJI के जरिए जो बयान शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को लेकर दिया गया है उस पर भी अब एक तरह से सियासत शुरू हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां इसे एक अच्छे शगुन की तरह से, एक अच्छी शुरुआत की तरह से देख रहा है, वहीं पर PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया और BJP का भी इस पर बयान आया है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब भी इसमें एक पार्टी हैं, पिटिशनर हैं इस पूरे मामले में। एडवोकेट RS पठानिया साहब कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, BJP के स्पोक्सपर्सन हैं। शेख नासिर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि स्टेट सेक्रेटरी हैं JK PDP से, और हमारे साथ हमारे साथी और चीफ करस्पॉन्डेंट न्यूज 18 समीर बट भी हम इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत स्वागत, बहुत वेलकम। मैं सबसे पहले एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। मुजफ्फर इकबाल खान साहब, क्योंकि आप खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और जो बयान या जो रिमार्क CJI का था, क्या कुछ उनका बयान था जिस पर हम देख रहे हैं कि कुछ अब उस पर बयानबाजी भी जम्मू कश्मीर में हो रही है, तो CJI का ये पूरा बयान क्या कुछ था और इस बयान को किस तरह से लिया जाए? अबू हुरैरा साहब, मैं आपके विसातत से सबको नमस्कार आदाब कहना चाहता हूं जो पैनल पे हैं। पहली बात तो ये है कि CJI साहब ने ये कोई बयान नहीं दिया। ये आर्गुमेंट के दौरान जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट्स जो थी उस पर जो तकरीर थी शेख साहब की, दैट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, वो कोई नई चीज़ नहीं है, वो असेंबली के रिकॉर्ड में है। और जब जम्मू कश्मीर का आइन जो बन रहा था 1952 में, जो शेख साहब ने तकरीर की, उस तकरीर पर चीफ जस्टिस साहब इंडिया ने ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द आर्गुमेंट एक कमेंट किया, पासिंग रेफरेंस यू कैन से इट, बयान नहीं इसको कह सकते हैं क्योंकि चीफ साहब कभी बयान नहीं दे सकते जब कोई मैटर को पेंडिंग है। तो उन्होंने सराहना की और वाकया ही उस कद्दावर शख्सियत की तारीफ की, एक ट्रिब्यूट था उसकी काबिलियत और उस शख्स की दूर अंदेशी को। वो ट्रिब्यूट जो है वाकया ही हमें भी लगा, महसूस हुआ कि हाउ ग्रेट द शेख साहब वाज। उनकी जो इंटरनेशनल सियासत की जो उनकी समझ थी उस पर कमेंट किया कि उस दौर में उस शख्स ने आज से यानी 52 को 70 ईयर्स हो गए, 70 साल पहले उस शख्स ने फोरसाइट कर लिया। आज जो दुनिया, वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो आज चल रही है, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स आने वाले दिनों में इकोनॉमी से ड्राइव होगी,
अपनी तकरीर में कहा। हालांकि उस वक्त इकानमी से ड्राइव नहीं होती थी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जितनी भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स थी वो उस वक्त डंडे के जोर पे चलती थी। जिसके पास जितनी ज्यादा पावर थी वो उतनी ज्यादा जमीन हड़प करता था, वो अपने मुल्क के साथ एनेक्स करता था, जिसको एनेक्सेशन ऑफ द टेरिटरी कहते थे। वो दौर था। लेकिन उस दौर में भी शेख साहब को ये लगा कि आने वाले दौर में वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है वो इट विल बी ड्राइवन बाय द इकोनॉमी and economic interest will prevail, not the political interest, not the humanitarian interest. Rather in future जितनी वर्ल्ड पॉलिटिक्स होगी उसका गाइडिंग फैक्टर इकोनॉमी होगी। और आज चीफ साहब ने कहा कि कितना बड़ा विजन था उस शख्स का कि उन्होंने आज से 70 साल पहले ये देख लिया था कि जिसकी बात हम आज कर रहे हैं कि आज पूरी दुनिया की जो सियासत है वो इकोनॉमी जो है उस पर डिपेंडेंट है। किस मुल्क का कारोबार किसके साथ ज्यादा है, वो गलत करे, स्याह करे, सफेद करे, मोरालिटी जो है वो नहीं देखी जाती, बल्कि देखा ये जाता है कि किस मुल्क के साथ हमारा कितना कारोबार है। ये उस शख्स की दूरअंदेशी पर एक ट्रिब्यूट पे किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, कोई बयान नहीं दिया। ये आर्गुमेंट के दौरान जब उन्होंने वो उनकी स्पीच पढ़ी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में शेख साहब ने स्पीच दी थी, और उसमें गिरधारी लाल डोगरा साहब की स्पीच भी है, बहुत सारे लोगों की। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पर अपनी पीठ थपथपा रही है। उमर अब्दुल्ला साहब का बयान आप उठाकर देख लीजिए। जाहिर सी बात है भाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस का बानी कौन है? शेख अब्दुल्ला साहब। तो जब उनके बानी की, जिसने इस पार्टी की मतलब बुनियाद डाली है, तो उनकी अगर सराहना हो रही है आज इतने सालों के बाद, और by none else than the Chief Justice of India, तो उसमें हमें जाहिर सी बात है खुशी तो होगी। सबको खुशी है, पूरी जम्मू कश्मीर की, मेरे ख्याल में पब्लिक को खुशी है इस बात की कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने रिकॉग्नाइज किया उनकी फरासत को, फहम और फरासत को, और उनकी दूरअंदेशी को। जी ठीक है। मैं समीर भट्ट जी आपके पास आना चाहूंगा। समीर साहब, किस तरह से इसे लिया जाए, क्योंकि लगातार 370 और उससे पहले से आप कवर करते रहे इस पूरे मामले को। अब सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि डेली के बेसिस पर इस पर अब सुनवाई भी हो रही है, सीजीआई ने जो सराहना की शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की, ये किस तरह से इसे लिया जाए? और इस पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब महबूबा मुफ्ती जी का भी बयान आया, उमर अब्दुल्ला साहब का बयान आया, और पीडीपी और इसके अलावा बीजेपी का भी रिएक्शन हमने देखा इस पर आया। तो इस पर जो सियासत हो रही है इसे किस तरह देखा जाए? देखिए हुरैरा, अगर आप देखें धारा 370 पे, जब ये धारा 370 हटा दी गई थी 5 अगस्त 2019 को जी, लगातार उसके बाद ये एक सियासी मुद्दा बनता गया और उसमें कभी भी कमी नहीं आई। सभी हमने, क्योंकि हम लगातार इसको कवर कर रहे हैं, धारा 370 का मुद्दा बीजेपी के लिए पहले से ही था कि हमने इसको हटाना है। वो एक अब तारीख बन गया है और अब धारा 370 हटाया गया। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद की अगर हम सियासत देखें जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, असेंबली इलेक्शंस नहीं है, कोई चुनाव नहीं हुए इतने बड़े टीडीसी पोल्स को छोड़ के, लेकिन सियासत हमेशा होती रही और 370 पर सियासत बहुत ज्यादा यहाँ पे होती रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम का ये हमेशा तर्क रहा कि इसको रेस्टोर कीजिए, लेकिन बीजेपी हमेशा इसको नकार करती है और कांग्रेस जो है वो हमेशा इस पर न्यूट्रल रही है। वो न इधर बोल रही है ना उधर बोल रही है, उसकी अपनी मजबूरियां हैं, वो सिर्फ स्टेटहुड की बात कर रही है। लेकिन देखिए जो सीजीआई का बयान अब धारा 370 पर और के दौरान जब हियरिंग हो रही है, सीजीआई का ये बयान कि मरहूम शेख अब्दुल्ला जो थे वो एक विजनरी थे, उन्होंने इंडिया के साथ रहना पसंद किया, वो पाकिस्तान के साथ नहीं गए, ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, उसके कैडर के लिए एक बड़ा बूस्ट है। देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे, अगर हम पिछले कई सालों की बात करें तो लगातार उनके जो लीडरान हैं वो लगातार ये कह रहे थे कि हम धारा 370 की रेस्टोरेशन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, हमने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं। और आप देख लीजिए जब 2 अगस्त को अभी हेयरिंग शुरू हुई तो उमर अब्दुल्ला खुद दिल्ली में थे और पिटीशन, जो पहली पिटीशन खुली वो
जो मोहम्मद अकबर लोन है उनकी पिटीशन खुली, उस पर कैबल सिबल जरा करने पहुंचे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए तब भी एक बहुत बड़ी बात थी, तब भी ये एक तासुर देने की। देखिए सियासत एक परसेप्शन का खेल होता है, जो परसेप्शन आता है लोगों के दिमागों में चला जाता है, दिमाग में चला जाता है, वो परसेप्शन होता है। और जब सीजीआई जैसे जो एक न्यूट्रल एजेंसी है, न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन है, जिनका सियासत के साथ न बिलवास्ता न बिलावास्ता कोई भी उनका कोई भी एफिलिएशन नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल सीजीआई ये कह रहे हैं कि शेख अब्दुल्ला, मरहूम शेख अब्दुल्ला एक विजनरी थे, उन्होंने इंडिया के साथ रहना पसंद किया, जबकि मुस्लिम मेजॉरिटी थी, पाकिस्तान की मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, लेकिन उधर गए नहीं, तो ये एक बूस्ट करता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। इसलिए आपने देखा जब उन्होंने ये बयान दिया तो तुरंत नेशनल कॉन्फ्रेंस से टॉप रैंक के जो लीडर थे, जिसमें उमर अब्दुल्ला से लेकर जो नीचे लेवल के वर्कर थे, लीडरान थे, ब्लॉक प्रेसिडेंट, वो अपनी अपनी जगहों से ये मैसेज करना शुरू किए कि देखिए सीजीआई का ये जो बयान है ये एक बहुत बड़ा बयान है और ये उन लोगों के लिए एक सबक है जो कि हमेशा शेख अब्दुल्ला की पॉलिसीज, मरहूम शेख अब्दुल्ला की पॉलिसीज, प्रोग्राम्स के खिलाफ बोलते थे। या लेकिन जो उसके बाद जब ये बात हुई, आज महबूबा मुफ्ती ने भी इसको एंडोर्स किया, लेकिन मुझे अभी क्योंकि बीजेपी के जो प्रवक्ता है अभी उनको बोलना है, लेकिन जो पहले हमने ऑडियो बाइट ली, वीडियो बाइट ली कविंदर गुप्ता की, उसे मुझे समझ नहीं आया कि वो बोलना क्या चाहते थे। देखिए वो उन्होंने कहा कि मरहूम शेख अब्दुल्ला ने इसलिए इंडिया के साथ इलाहा किया क्योंकि वो चीयर के भूखे थे, पावर के भूखे थे। ये कोई हजम होने वाली बात नहीं है। मरहूम शेख अब्दुल्ला के साथ जो शेख अब्दुल्ला थे वो उनके साथ आपके पॉलिसीज प्रोग्राम्स पे ये अपोज हो सकता है, लेकिन जो उन्होंने जो इंडिया के साथ एफिलिएशन की और फिर सीजीआई ने उस पर जो बयान दिया, उसको तारीफ की, एंडोर्स किया, मुझे लगता है कि ये एक बीजेपी को भी समझना पड़ेगा कि ये कोई सियासत के बिल्कुल समीर, बीजेपी से भी हमारे साथ एडवोकेट आरएस पठानिया, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एडवोकेट आरएस पठानिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। थोड़ा देरी से आप जुड़े हैं। एडवोकेट आरएस पठानिया जी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिस तरह से हमारे सहयोगी समीर बोल रहे थे कि सीजीआई ने जो तारीफ की है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की, इससे एक बड़ा बूस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला। और हम देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उमर अब्दुल्ला साहब या दूसरे लोगों के जो बयान आए हैं, इस बयान को लेकर बहुत ज़्यादा एक तरह से खुश हैं। अब सवाल ये उठता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से यह भी बयान आया कि सीजीआई की जो टिप्पणी, जो तारीफ, जो सराहना उन्होंने शेख अब्दुल्ला की है, ये बीजेपी और उसके जो आलोचक हैं उनकी आंखें खोलने वाला बयान है। ज्यादा अगर एक शब्द में कहना हो जी कि ज्यादा खुशफहमी में नहीं रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किस संदर्भ में और क्या कहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, चूंकि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पूरे देश की कानून साज असेंबली के 4 कानून साज असेंबली के सदस्य रहे, वो एक नॉमिनेटेड असेंबली थी, और उस नॉमिनेटेड असेंबली में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहे थे। वहां पे एक पॉइंट ऑफ टाइम में उन्होंने 2 नेशन थ्योरी के विरुद्ध बोला है। इसका हम वेलकम करते हैं जो उन्होंने कहा है, वन पार्ट। लेकिन दूसरा, शेख अब्दुल्ला को एज ए लीडर कोई जिसे कहते हैं क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, या शेख अब्दुल्ला साहब के जिसे कहते हैं ओवरऑल पॉलिसी देखें, आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें उसमें बिना चुनाव के उन्हें जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में, प्रधानमंत्री जी, जम्मू कश्मीर में अलग संविधान, अलग निशान और अलग जिसे कहते हैं प्रधान जम्मू कश्मीर में उनके कहने पे लाया गया। लेकिन फिर भी इवन देन आज जम्मू कश्मीर सेटल नहीं हो पाया और वेक्स हुआ और एक कंफ्यूजन क्रिएट किया और खुद ही अपने क्वेक्स से निकल गए। 5 साल बाद देखें, न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि पूरे देश को उनका जिसे कहते हैं व्यू पॉइंट रिजेक्ट करना पड़ा, उनकी सरकार को गिराना पड़ा, उनको अरेस्ट करना पड़ा आखिरकार। तो ये कहीं ना कहीं ही ऑज एन आंसर, ठीक है, इस जो उन्होंने कहा है उस पर कोई एंडोर्समेंट नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके जम्मू एंड कश्मीर को, कुछ नेताओं ने कोशिश की है मीडिया, सोशल मीडिया के बताने की शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर का एक्सेशन महाराजा हरि सिंह जी ने किया। अब महाराजा हरि सिंह को अथॉरिटी कहां थी? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं एक्ट 1935 और उसके बाद माउंटबेटन प्लान के तहत जो वहां का जो रूलर था वो एक्सेशन तो महाराजा हरि सिंह ने ऑलरेडी किया था। और उसके बाद अगर जम्मू कश्मीर की जिसे कहते हैं असेंबली, कानून साज असेंबली, सभी ने सीजीआई नहीं, जो सीजीआई की जो टिप्पणी आप देखिए कि उन्होंने कहा है कि वो
शेख अब्दुल्ला विजनरी थे, दूरदर्शी थे, और उनका वो बयान और अब वो तमाम चीजें देखने में आ रही हैं। एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर सीजीआई ने कहा, उसमें वी डोंट वांट टू जॉइन इशू विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जहां पे उन्होंने कहा कि मुस्लिम मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर है, पाकिस्तान के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक पावर हंगरी वॉरलॉर्ड्स ने जिसे कहते हैं पावर के लिए पूरे देश को बांटा है। ये इसमें कोई जिसे कहते हैं दो राय नहीं है, और ये फैक्ट है कि सबसे द बिगेस्ट ब्लो टू अनडिवाइडेड इंडिया जो अगर हुआ है तो वो ये जो भारत का पार्टीशन और भारतीय जनता पार्टी विभाजन की विभाजिका, इसका हम 14 अगस्त को हम जिसे कहते हैं एक कार्यक्रम के तौर पे इसको कमेमोरेट कर रहे हैं। तकरीबन 10 करोड़ लोग इससे इन्फ्लुएंस हुए, इससे इफेक्ट हुए, इससे असर हुआ। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। टू नेशन थ्योरी को हमने पहले भी रिजेक्ट किया और उस वक्त 47 में भी इसको अपोज किया, आज भी हम इसे अपोज कर रहे हैं। बट देखें द अदर साइड ऑफ द फैक्ट, जो मेन जो फैक्ट है, अब मैं बड़े शॉर्ट शब्दों में बताना चाहूंगा। एक विधान एक प्रधान एक निशान को छोड़ के दो विधान दो निशान दो प्रधान, और फिर अपने ही व्यू पॉइंट से खुद ही जिसे कहते हैं डथर करके वो स्पीच किया जिसे कहते हैं आरएसपुरा में जाके कि वो 2 मुट्ठी चावल के लिए हम जिसे कहते हैं भारत के साथ खुद ही फाल्टर हो गए, खुद ही अपनी लाइन से जिसे कहते हैं डिट्रैक्ट हो गए। फिर 1975 में इंदिरा शेख अकॉर्ड किया और उसके बाद खुद ही उन्हीं की सरकार ने ओपिनियन दे दिया कि दैट क्लॉक, यानी बीजेपी शेख अब्दुल्ला की पर्सनालिटी को नहीं मानती है। नहीं, देखें वी हैव सीरियस कॉन्ट्राडिक्शंस टुवर्ड्स द वे जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर डील किया गया, जिस तरीके भारत के साथ जिसे कहते हैं नेगोशिएशन किया गया, जिस तरीके के साथ शेख अब्दुल्ला ने ना सिर्फ भारत बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी डिफाई किया, जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसअपॉइंट किया। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड शेख अब्दुल्ला नीड टू आंसर। लेकिन जिस पॉइंट पे सीजीआई ने उनको एंडोर्स किया उस पे हमको वी वेलकम इट, वो उनका ठीक है। मैं शेख नासिर साहब को भी जोड़ लेता हूं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। शेख नासिर साहब, इस पर महबूबा मुफ्ती जी का भी बयान आया और उन्होंने इसे टू नेशन थ्योरी से भी जोड़कर बयान दिया है। जी बिल्कुल। देखिए अबू हरेरा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 की जो बहस चल रही है, हम उसका वेलकम करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिस तरीके से दलाइल सुन रही है और जिस बारीकबीनी से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और आर्टिकल 370 को डिस्कस किया जा रहा है, मुझे लगता है देश की जो 50% से ज्यादा जनता है उनको आज कश्मीर इश्यू और आर्टिकल 370 समझ आया होगा। लेकिन इसी बीच में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से टिप्पणी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के लिए आई है, मैं समझता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बार बार कश्मीर हो, दिल्ली हो या देश के किसी भी हिस्से में जाकर के बार बार ये चीखते चिल्लाते हमें नजर आए हैं कि कश्मीर को 3 खानदानों ने लूटा है, और जिसमें वो मुख्य नाम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और उसके खानदान का अक्सर लिया करते हैं। आज जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बात को एंडोर्स किया कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यानी कश्मीर का एक लीडर, एक विजनरी लीडर था, और भारत के साथ जो विलय जम्मू कश्मीर का हुआ उसमें उनका एक बहुत बड़ा रोल था, और कश्मीर की अवाम ने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। और हमारी पार्टी की लीडर महबूबा मुफ्ती साहिबा भी अक्सर इस बात को दोहराती हैं कि हमने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ इल्हाक किया था, उसके साथ एक्सेशन किया था। लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस देश के साथ हमने इल्हाक किया था, जो नेहरू का देश था, जो हिंदू मुसलमानों का देश था, वो आज आरएसएस का देश बन गया है। और इस देश में आज हमें लगता है कि हमारी भावनाओं को समझा नहीं जा रहा। लेकिन चीफ जस्टिस की इस टिप्पणी के बाद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आंखें भी खुल गई होंगी कि कश्मीर के लीडरों ने कश्मीर को लूटा नहीं है, बल्कि कश्मीर के लीडरों ने कश्मीर का तहफ्फुज किया है और कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा है, वो चाहे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ठीक है। मुजफ्फर इकबाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आरएस पठानिया, दोनों का रिएक्शन आप दे दीजिएगा। जी मुजफ्फर इकबाल साहब। एक तो ये कह दिया कि भाई शेख अब्दुल्ला जो था वो नॉमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी वो नॉमिनेटेड थी, ऐसा नहीं है। 1951 में नोटिफिकेशन हुई है, महाराजा ने नोटिफिकेशन निकाली है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को इलेक्ट करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है वो इलेक्ट हुई थी। दूसरी बात ये कि इल्हाक जो 26 अक्टूबर को सीजीआई जिस विजनरी शेख अब्दुल्ला की विजनरी को मानते हैं, लेकिन बीजेपी उसे नहीं मान रही है। बीजेपी शेख अब्दुल्ला को मानने के लिए तैयार नहीं है। मानेगी ना, क्योंकि बीजेपी ने तो डिवाइड करना है। शेख अब्दुल्ला ने उसकी तकरीर पढ़ी जब चीफ साहब ने, जो उसकी स्पीच थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, बेसिकली जब उन्होंने पढ़ा कि हमारे पास 3 ऑप्शन हैं आज की डेट में
हम पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी है, हम इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, और तीसरा है कि हम भारत के साथ इल्हाक कर सकते हैं आज की, क्योंकि जब इल्हाक शुरू में हुआ जो महाराजा साहब ने किया था, वो इल्हाक जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन ने चिट्ठी वापस लिखी थी कि इन हालात में हम इल्हाक आपका एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, बहरहाल आप पर कबायलियों ने हमला किया है, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद हम लोगों की राय पूछेंगे, नहीं राय शुमारी करवाएंगे कि लोग हमारे इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। उसके बाद शेख साहब ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में उनकी अगर तकरीर आप देखेंगे, वो रिकॉर्ड है, असेंबली से निकाल के आप देख सकते हैं, उन्होंने उस वक्त भी तस्लीम किया कि हमारे पास आज भी 3 ऑप्शन है। और उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल की तकरीर आप अगर पार्लियामेंट की सुनेंगे, उन्होंने भी कहा कि भाई जम्मू कश्मीर का मसला अभी तक हमको इल्हाक कंप्लीट नहीं हुआ है, उसी वजह से उसके बाद स्टेट स्टिल एग्रीमेंट भी नहीं हुआ, मर्जर एग्रीमेंट भी नहीं हुआ, बाकी तमाम जितनी स्टेट्स ठीक है, उनका मर्जर भी हुआ। एडवोकेट आरएस पठानिया जी था शेख साहब को, शेख साहब ने कहा भारत बड़े के साथ शॉर्ट शब्दों में ये गांधी का भारत है, ये नेहरू का भारत है। मैंने जो रेफर अगर किया, आज की आरएसएस का भारत होता तो शायद वो नहीं करता। जी जी मुजफ्फर साहब मेरी बात सुन लें प्लीज। एक तो एक्सेशन करने का जो जिसे कहते हैं लीगल अथॉरिटी थी, मैं फिर रिपीट करूंगा, वो महाराजा हरि सिंह थे। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर उस एक्सेशन पे जिसे कहते हैं स्टैम्प, जब जम्मू कश्मीर का अलग संविधान बना तो उस वक्त शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके लिए आप बोल सकते हैं कि उस संविधान में वो जो धारा लिखी गई कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, उसके लिए शेख अब्दुल्ला साहब को क्रेडिट देना चाहिए, ना कि शेख अब्दुल्ला साहब ने जम्मू कश्मीर का जिसे कहते हैं एक्सेशन भारत के साथ किया। ये फैक्ट गलत है। जम्मू कश्मीर का एक्सेशन 26 और 27 अक्टूबर की जिसे कहते हैं इंटरव्यूनिंग रात को महाराजा हरि सिंह ने और नहीं माना गया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने चिट्ठी वापस लिखी हुई है ना, वो नहीं माना। सुन लें कृपा करके। अब जो अब आपकी ज़बानी में रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, जो रिकॉर्ड मेरे हाँ जी मुजफ्फर साहब, दूसरा जो आप बात कह रहे हैं, ये जो रायशुमारी प्लिब्सिट की बात कर रहे हैं, प्लिब्सिट की बात यूएन रेजोल्यूशन में जो ये बात आई वहां पे, इट डाइड इट्स ओन डेथ। ये भारत ने नहीं कहा, ये कोफी अन्नन ने कहा, ये जो यूएन की जनरल सेक्रेटरी, उसके चूंकि वो जो अथॉरिटी था जिसे कहते हैं प्लिब्सिट का, उस पर 2 कंडीशंस थी। सबसे पहले सुनने प्लीज सर। पाक पूरे जम्मू कश्मीर को डिमिलिटराइज करेगा उसमें। फैक्चुअली यू आर इनकरेक्ट। सेकंड मेरी बात सुन ले मुजफ्फर साहब, और इस और आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कम से कम उसके बयान को तो एंटायरिटी में समझे। आज उन्होंने भी प्लिब्सिट वाले पॉइंट को बटरेस किया है कि ब्रेक्सिट टाइप मॉडल पे रेफरेंडम, दिस इज नॉट प्रोवाइडेड इन द स्टेट जैकेट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल्दो सुन ले मेरी बात, प्लीज सुन ले। ऑल्दो यूएन रेजोल्यूशन भारत की प्रेजेंस में पास किया गया, उस यूएन रेजोल्यूशन के लिए जो कंडूसिव माहौल पाकिस्तान ने बनाना था उसने नहीं बनाया, और वो जो रेजोल्यूशन दे डाइड देयर ओन डेथ। चलिए ठीक है, देखिए समय की कमी है, बिल्कुल पठानिया जी समय की कमी है, मुजफ्फर साहब समय की कमी। मैं समीर आपके पास आना चाहूंगा। समीर, कुल मिलाकर इसे देखा जाए तो जो मैंने पहले सवाल किया था कि एनसी अपनी पीठ थपथपा रही है, और अब एनसी इस बयान को या ये जो कमेंट कहा जाए, जो सराहना है, जो तारीफ है, इसे भी भुनाने की कोशिश कर रही है एक तरह से। देखिए बिल्कुल ये करेगी, कोशिश करेगी, और जो इल्जामात है और इल्जामात तराशियों का जो दौर है वो चलता रहेगा। सबकी नजरें धारा 370 पे जो हियरिंग है, लेकिन मैं आपको बताऊं जब तक ये हियरिंग चलती रहेगी और उसके आउटकम जब आएगा, उसके पहले और उसके बाद की सियासत इसी तरह से चलती रहेगी। और ये जो इशू है धारा 370 पे जो इशू है, ये जम्मू कश्मीर की सियासत में एक परमानेंट इशू बन गया है। और अगर यहाँ डेवलपमेंट की बात होती है, बेरोजगारी की बात होती है या बाकी चीजों की बात होती है, लेकिन धारा 370 भी एक ऐसा इशू है जिस पर चुनाव लड़े गए हैं, चुनाव लड़ते आ रहे हैं लोग, यहाँ के सियासतदान, और लड़ते रहेंगे। ये धारा 370 का इशू है। ये आउटकम पे भी जो भी आउटकम आएगा, पार्टियां अपने हिसाब से, अपनी लाइन के हिसाब से इस पे सियासत करती रहेंगी। देखिए अभी हियरिंग ही चल रही है, एक बयान आया है और उस पर सियासत गर्मा गई है। बिल्कुल समीर, इसे तो एक तरह से अभी शुरुआत कहा जा सकता है, क्योंकि अभी एक शुरुआती दौर में इसकी सुनवाई चल रही है, और आने वाले दिनों में अब देखना ये बहुत अहम होगा कि जैसे जैसे इस पर और सुनवाई होती जाएगी और भी बयान आते जाएंगे, तो उस पर कहीं ना कहीं खासतौर से जम्मू कश्मीर में सियासत और गर्माती जाएगी। वक्त की कमी है, बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी, बड़ी अच्छी बातचीत हो रही थी, लेकिन वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर भट्ट जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, एडवोकेट आरएस पठानिया जी और शेख नासिर साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।